पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स कि पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको कितनी तरह के एलिमेंट्स मिलते हैं। तो पीरियोडिक टेबल को अगर हम डिवाइड करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेस पे, इलेक्ट्रॉन्स के लिहाज से, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। एक को हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर टिपिकल एलिमेंट्स। लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके थे कि हम इसे टिपिकल एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। और सेकेंड टाइप आपके पास है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक को हम नाम दे रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या टिपिकल एलिमेंट्स, और इसके अलावा इसे हम नॉर्मल एलिमेंट्स भी कहते हैं। और सेकंड पार्ट आपका जो पीरियोडिक टेबल का है उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। अगर हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आपका ग्रुप ए आता है। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स हैं, कुछ पीरियोडिक टेबल में आपको ग्रुप्स नजर आएंगे, फर्स्ट ए ग्रुप, सेवेंथ ए ग्रुप, एट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, कुछ आपको बी ग्रुप नजर आएंगे। अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 7 को देखें तो वहां पे आपके पास पीरियोडिक टेबल बना हुआ है। उस पीरियोडिक टेबल में आपको ए ग्रुप्स भी नजर आएंगे और बी ग्रुप्स भी नजर आएंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी ए ग्रुप्स हैं, फर्स्ट ए ग्रुप, सेकंड ए ग्रुप, थर्ड ए ग्रुप, जितने भी एज में आपके पास ग्रुप्स आ रहे हैं उसे हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या फिर टिपिकल एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से जो आपके पास बी ग्रुप आएगा, फर्स्ट भी है या सिक्स भी है या सेवेंथ भी है, उसे आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की डेफिनेशन क्या हो गई, जो भी आपके पास सब ग्रुप ए के अंदर इंक्लूड है, फर्स्ट ए ग्रुप से लेके एट ए ग्रुप तक, वो आपके पास कहलाएंगे टिपिकल एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स के अंदर आपके पास मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। तीनों की डेफिनेशन आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में आप कौन से ब्लॉक्स आते हैं, हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक को हम नाम दे रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स और एक पी ब्लॉक एलिमेंट्स। खैर, अभी तक हमने पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल को अगर हम कैटेगराइज करें तो हम पीरियोडिक टेबल को दो पार्ट्स में डिवाइड करें। एक को हम नाम दे रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स और एक को हम नाम दे रहे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके पास ग्रुप ए के अंदर आते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, एक ए ग्रुप है और एक बी ग्रुप है। तो कहीं पे आपको पीरियोडिक टेबल में नजर आता है फर्स्ट ए ग्रुप, कहीं पे सेकंड बी ग्रुप, तो जो भी ए ग्रुप्स आपको नजर आ रहे हैं उसे आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहेंगे या टिपिकल एलिमेंट्स कहेंगे। और जहां पे आपको बी ग्रुप नजर आ रहा है उसे आप ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। अगर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं तो वो मेटल्स भी हो सकते हैं, वो नॉन मेटल्स भी हो सकते हैं, वो मेटलाइट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ब्लॉक्स कौन कौन से आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में दो ही ब्लॉक्स हैं, एक एस ब्लॉक है और एक पी ब्लॉक है। सेकंड केस पे आ जाइए ट्रांजिशन एलिमेंट्स पे। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या होंगे, जिसमें ग्रुप बी होगा। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वो होते हैं जिसमें ग्रुप ए होता है। अगर ग्रुप बी के एलिमेंट्स है तो आप उसे किसका नाम देंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके अंदर सिर्फ मेटल्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं या ब्लॉक्स कौन कौन से होते हैं, एक डी ब्लॉक होता है और एक एफ ब्लॉक होता है। मतलब फर्स्ट टू ब्लॉक्स को, एस और पी ब्लॉक को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स में इंक्लूड करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। और जो लास्ट के टू ग्रुप्स हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, उसे हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। अब आ जाइए टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स। अभी हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं, चार हैं, एस पी डी एफ। तो इसी के लिहाज से हम पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको पीरियोडिक टेबल में भी नजर आ रहा है। देखिए पीरियोडिक टेबल का जो बिल्कुल से स्टार्ट है इसे हम एस ब्लॉक कहते हैं। पीरियोडिक टेबल का जो लास्ट पोर्शन है इसे आप पी ब्लॉक कहते हैं। पीरियोडिक टेबल का जो सेंट्रल पोर्शन है इसे हम डी ब्लॉक कहते हैं। और पीरियोडिक टेबल का जो बिल्कुल से नीचे डाउनवर्ड पोर्शन है जो कि अलग से ही रखा हुआ है इसे हम एफ ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन है कि एस ब्लॉक के अंदर देखिए फर्स्ट ए ग्रुप होता है और सेकंड ए ग्रुप होता है। फिर देखें बी ग्रुप आ गया, ये सेंटर का पूरा पोर्शन बी ग्रुप है, तो इसे हम क्या कहेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, फिर आपके पास ए ग्रुप आ गया। तो देखें जहां जहां ए ग्रुप है, जहां भी ए ग्रुप है, मैं आपको मेंशन कर देता हूँ कि ए ग्रुप कहाँ कहाँ है पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो देखें ये ए ग्रुप है, ठीक है, बल्कि इसे ऐसे मेंशन कर देते हैं, ये देखें ये ए ग्रुप है, ये भी ए ग्रुप है, ये ए ग्रुप है, ये भी ए ग्रुप है, ये भी ए ग्रुप, ये भी ए ग्रुप, ये भी ए ग्रुप और ये भी ए ग्रुप। तो ये सारे क्या कहलाएंगे, ये सारे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। जहां भी पीरियोडिक टेबल के अंदर आपको ए ग्रुप नजर आ रहा है, चाहे वो फर्स्ट ए ग्रुप हो, चाहे वो फोर्थ ए ग्रुप हो, चाहे वो सेवेंथ ए ग्रुप हो, चाहे वो एट ए ग्रुप हो, आपने उसे रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहना है या टिपिकल एलिमेंट्स कहना है। अब ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ है, देखिए अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को देखें तो देखें ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास कहाँ है, ये रहा, ये देखें ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये भी, ये भी, ये भी, और इस तरह से ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है और
ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो जहां भी आपको बी ग्रुप नजर आ रहा है, इस बी ग्रुप को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज भी नोट कर लीजिए, आगे जाके काम आएगी, कि ये जो 8B ग्रुप नजर आ रहा है आपको, देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3rd B से, 3rd B के बाद 4th B, फिर 5th B, फिर 6th B, फिर 7th B, और देखें 3 कॉलम्स मिला के ये आपके पास 8B बन रहा है। उसका मतलब 8B आपके पास एक बड़ा ग्रुप है जो कि 3 ग्रुप्स को कवर कर रहा है। देन आपके पास 1st B है, देन फिर 2nd B है। ये पीरियोडिक टेबल का एक डिसएडवांटेज कह लीजिए या डिफेक्ट कह लीजिए, कि पीरियोडिक टेबल को स्टार्ट होना चाहिए था 1st B से, लेकिन देखें स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 3B से। तो ये मूसले की गलती है, स्टार्ट 1st B से होना चाहिए था, कर वो 3rd B से रहा है। प्लस आपके पास 8, देखें सारे ग्रुप्स, आप बाकी जितने भी ग्रुप्स को देख लें तो बाकी सारे ग्रुप्स आपके पास सिंगल हैं। 3rd B सिंगल है, 4th B की देखें एक ही कॉलम नजर आ रहा है, 5th B का भी एक ही कॉलम नजर आ रहा है, 8B के 3 कॉलम्स नजर आ रहे हैं। तो ये भी पीरियोडिक टेबल का डिसएडवांटेज है, ये भी मूसले की गलती है। तो यहाँ पे टोटल 2 मिस्टेक्स को पॉइंट आउट किया है। एक, जो बी ग्रुप है वो स्टार्ट होना चाहिए था 1st B से, लेकिन 1st B से स्टार्ट नहीं हो रहा, वो 3rd B से स्टार्ट हो रहा है। पहली गलती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। सेकंड गलती क्या है कि जितने भी ग्रुप्स हैं वो सारे सिंगल हैं, लेकिन 8B ग्रुप उसने थ्राइस करके रखा है, या तो वो सबको थ्राइस करके रखता है या फिर वो इसको भी सिंगल कर दे। तो यहाँ पे जो पैटर्न है वो फॉलो नहीं हो रहा। ठीक है, अब आ जाइए ब्लॉक्स की डेफिनेशन के ऊपर। एस ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं? अगर एटम का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जाता है तो उसे हम कहते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एनएस ऑर्बिटल आर कॉल्ड एस ब्लॉक एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट है और अगर उस एलिमेंट का आखिरी इलेक्ट्रॉन एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो उस एलिमेंट को आप कहेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। जैसे अगर मैं आपसे सोडियम की बात करता हूं तो सोडियम का जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल के अंदर जाता है, इसलिए सोडियम एक एस ब्लॉक एलिमेंट है। इसी तरह से पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होंगे? ऐसे एलिमेंट जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल के अंदर जाएगा उसे हम कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू एनपी ऑर्बिटल आर कॉल्ड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ जा रहा है, डी ऑर्बिटल के अंदर, तो आप उसे किसका नाम देते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स या फिर आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। डी ब्लॉक को आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं ये हम पुराने लेक्चर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। और डी को हम शो किससे करते हैं, n-1 क्यों करते हैं ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद आ जाइए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पे। डेफिनेशन क्या होगी, अगर आखिरी इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है, एफ ऑर्बिटल के अंदर, तो आपके पास जो एलिमेंट है उसकी टाइप क्या कहलाएगी, एफ ब्लॉक एलिमेंट। सो व्हेन द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू n-2, ये n-2 हम क्यों लिखते हैं ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। n-2 एफ ऑर्बिटल आर कॉल्ड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं ये भी हमने आखिरी क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो जब आप ब्लॉक्स को डिफाइन करेंगे तो ब्लॉक्स का एक एक पॉइंट हो गया डेफिनेशन के लिहाज से। सो एस में जाएगा एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ऑर्बिटल में जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट, डी ऑर्बिटल में जाएगा डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ऑर्बिटल में जाएगा एफ ब्लॉक एलिमेंट। उसके बाद आ जाएगी नेचर पे। नेचर का मतलब है वो चीज मेटल है, नॉन मेटल है या मेटलॉइड है। तो वैसे ही आप याद रख लीजिए, सिर्फ पी ब्लॉक के अंदर नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स भी होते हैं, बाकी हर ग्रुप के अंदर हर ब्लॉक के अंदर मेटल्स तो हैं ही। तो एस ब्लॉक के अंदर सारे मेटल्स हैं। एस ब्लॉक के अंदर क्या क्या आ जाता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, ब्रिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। जब आप भी थोड़े से पढ़ लेंगे तो ये नाम आप भी इसी तरह से ले सकते हैं। फिलहाल अभी आप इनमें से कोई भी एक दो याद रख लीजिएगा, लिथियम, सोडियम बहुत है। तो एस ब्लॉक के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे मेटल्स हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के नाम आपको याद नहीं रखने भी, फिलहाल आपने याद रखना है कि एस ब्लॉक के अंदर जो कोई भी आएगा वो मेटल होगा। पी ब्लॉक के अंदर जो आते हैं वो मेटल्स भी होते हैं, मेटलॉइड्स भी होते हैं और नॉन मेटल्स भी होते हैं। फिर डी ब्लॉक के अंदर भी जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे मेटल्स हैं। एफ ब्लॉक के अंदर भी जितने भी मेटल्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो सारे मेटल्स हैं। सो एस के अंदर, डी के अंदर और एफ के अंदर सारे मेटल्स होते हैं, जबकि पी के अंदर मेटल्स भी होते हैं, नॉन मेटल्स भी होते हैं और मेटलॉइड्स भी होते हैं। अब आ जाइए कौन से एलिमेंट के अंदर, कौन से ब्लॉक के अंदर कौन सा ग्रुप है। एक दफा डायग्राम को दोबारा देखिए, ये डायग्राम हमने पहले अभी पढ़ी है थोड़ी देर पहले। ये देखें एस ब्लॉक के अंदर, एस ब्लॉक के अंदर आपको क्या चीज नजर आ रही है, फर्स्ट ए ग्रुप और सेकेंड ए ग्रुप, ऐसा ही है। इसका मतलब एस ब्लॉक के अंदर आप क्या लिख देंगे, इट इंक्लूड्स फर्स्ट ए ग्रुप एंड सेकेंड ए ग्रुप। यहाँ ये पी ब्लॉक के अंदर, पी ब्लॉक के अंदर क्या क्या होता है, 3rd A, 4th A, 5th A, 6th A, 7th A, 8th A। ठीक है, इसी तरह से डी ब्लॉक के अंदर 3rd B, 4th B, 5th B, 6th B, 7th B, 8th B और 1st B और 2nd B। तो हम अब यही डिफाइन करने जा रहे हैं। ये डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं, नेचर हम पढ़ चुके हैं।
उसके बाद आ जाइए ग्रुप्स के ऊपर। एस ब्लॉक के अंदर दो ही ग्रुप्स होते हैं, एक फर्स्ट ए ग्रुप और एक सेकेंड ए ग्रुप। पी ब्लॉक के अंदर 6 ग्रुप्स होते हैं। देखिए जिसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके अंदर उतने ही ग्रुप्स होते हैं। जब मैं आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि एस ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, पी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, डी ऑर्बिटल के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और एफ ऑर्बिटल के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। ये हम पहले ही पढ़ चुके थे, इसे मैं दोबारा भी समराइज कर देता हूँ आपके लिए। इसे आप नोट कर लीजिएगा। अगर मैं एस ऑर्बिटल की बात करूं, ठीक है बेटा, एस ऑर्बिटल का जो शेप है, एस ऑर्बिटल का शेप होता है स्फेरिकल, ठीक है। इसकी कंप्लीट नेम को अगर हम देखें तो इसका कंप्लीट नेम आपके पास क्या है, शार्प। एस को हम शार्प ऑर्बिटल पढ़ते हैं, शॉर्ट में तो आप एस ऑर्बिटल पढ़ते हैं, लेकिन कंप्लीट नेम इसका क्या है, शार्प ऑर्बिटल। इसी तरह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर कितने आते हैं, एस ब्लॉक के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 2 आते हैं, ठीक है। ये हो गया एस ब्लॉक। अब आ जाइए पी ऑर्बिटल के अंदर। पी ऑर्बिटल की जो शेप है, ये शेप आपके पास डंबल होती है। अभी मैं यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ कि डंबल शेप कैसा होता है। ये आपके पास डंबल शेप का होता है। इसका कंप्लीट नेम प्रिंसिपल ऑर्बिटल है, ठीक है। इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 आते हैं। ये सारी वो थ्योरी है जो हम फर्स्ट ईयर में कवर कर चुके हैं। इसी तरह से डी ब्लॉक पे आ जाइए। तो डी ब्लॉक, ये डी ऑर्बिटल के अंदर जो शेप होता है वो शेप आपके पास डबल डंबल होता है, डबल डंबल। कंप्लीट नेम क्या है इसका, कंप्लीट नेम इसका होता है डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल। ये सारी थ्योरी आपको पहले से ही पता होनी चाहिए थी। वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं इसके अंदर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होते हैं, ठीक है। ये सब हम फर्स्ट ईयर में कवर कर चुके हैं। इसके बाद एफ ऑर्बिटल। एफ ऑर्बिटल का जो शेप है, एफ ऑर्बिटल का शेप आपको किसी भी बुक्स में नहीं मिलेगा। यहाँ तक कि मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो आपको एफ ऑर्बिटल का शेप नहीं बताएगा। एफ ऑर्बिटल का शेप होता है ऑक्टोलॉब्यूलर। ये सिर्फ रिसर्च पेपर के अंदर इंक्लूड है। इसका कंप्लीट नेम आपके पास फंडामेंटल ऑर्बिटल होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के अंदर 14 आते हैं, ठीक है। अब हम शेप्स को जरा डिस्कस कर लेते हैं कि शेप्स कौन सी कैसी है। ये देखिए स्फेरिकल शेप आपको इस तरह की नजर आएगी, ठीक है। डंबल शेप आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा, डंबल। ये डंबल शेप है, ठीक है। अच्छा, ये डंबल शेप है वाई एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस पे अरेंज हुआ हुआ है। तो यही डंबल को अगर मैं एक्स एक्सिस पे अरेंज करूं तो ये डंबल आपको कैसा नजर आएगा, यही डंबल शेप्ड आपको स्ट्रक्चर इस तरह का नजर आएगा। ये एक्स एक्सिस पे अरेंज हुआ हुआ है, ठीक है। और इसी तरह से अगर वो जेड एक्सिस पे अरेंज है तो यही डंबल शेप आपको कुछ इस तरह का नजर आएगा। तो शेप्स हैं, ये हमने फर्स्ट ईयर फिजिकल केमिस्ट्री में कवर किया था। उसके बाद डी ऑर्बिटल पे आ जाइए। डी ऑर्बिटल डबल डंबल, डबल डंबल को हम कॉलीफ्लावर शेप भी कहते हैं। डबल डंबल आपको ऐसे नजर आएगा, ये एक डंबल है और इसी के साथ फिर हम एक दूसरा डंबल अरेंज कर देंगे, तो ये शेप आपके पास कहलाती है डबल डंबल। इसके बाद आ जाइए ऑक्टोलॉब्यूलर। ये नाम चाहें तो आप याद नहीं रखें, आपके सिलेबस में नहीं है, यहाँ तक कि फिलहाल अभी तक किसी भी बुक में इंक्लूड नहीं है। ऑक्टोलॉब्यूलर इस शेप का होता है आपके पास। ऑक्टोलॉब्यूलर का मतलब इसके 8 लोब्स होंगे। अभी कितने लोब्स हैं, 4। ये देखें, अब आपके पास कितने लूप्स हो गए, 6। और इसी तरह से 2 लूप्स आप और बनाएंगे। ये आपके पास शेप होता है ऑक्टालॉब्यूलर का।
तो s ऑर्बिटल स्पेरिकल है, p ऑर्बिटल डम्बल है, d ऑर्बिटल डबल डम्बल है और f ऑर्बिटल ऑक्टल ऑर्बिटल है। ठीक है, इसे आप नोट कर लीजिए ताकि फिर मैं इसे क्लियर कर दूं। सो अब हम आ जाते हैं ग्रुप्स के ऊपर। अगर मैं आपसे एस ब्लॉक की बात करूं तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर फर्स्ट ए ग्रुप आता है और सेकेंड ए ग्रुप आता है, जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आपके पास थर्ड ए ग्रुप से लेके एट ए ग्रुप तक आते हैं। डी ब्लॉक के अंदर फर्स्ट बी से एट बी के अंदर आता है। अभी आपने पीरियोडिक टेबल देखा था, उसके अंदर हमने यही पढ़ा था कि एस ब्लॉक एलिमेंट के अंदर फर्स्ट ए ग्रुप लिखा हुआ था और सेकेंड ए ग्रुप लिखा हुआ था। थर्ड ए ग्रुप से आपके पास पी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है और फर्स्ट बी से लेके एट बी तक आप इसे क्या कहते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक में कौन सा ग्रुप है, ये भी आपके बुक के अंदर या सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। एफ ब्लॉक जो है वो थर्ड बी को कहते हैं। थर्ड बी के कुछ एलिमेंट जो है वो एफ ब्लॉक के अंदर चले जाते हैं। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाइए। अगर मैं आपसे कहूँ कि एस की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कर रही है तो एस की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपके पास दो ग्रुप्स हैं। एक आपके पास देखिए, अब एस के अंदर आपको पता है कि दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं और दो इलेक्ट्रॉन्स को आप कैसे लिखेंगे, एक आप S1 से शो करेंगे और एक को आप किससे शो करेंगे, S2 से। S के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो आ सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब S ब्लॉक S ऑर्बिटल आपके पास S1 से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक जा रहा है, S2 के साथ। यहाँ पे एक छोटा सा n लगा हुआ है, इस n का मतलब है नंबर ऑफ शेल। जब हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक कॉन्फ़िगरेशन पे काम कर रहे होते हैं तो हमें ये नंबर पता नहीं होता कि ये नंबर क्या है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल से अगर समझाऊं तो पीरियोडिक टेबल में ये देखें, ये पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखें तो ये देखें एस इसके साथ भी लिखा हुआ है, देखें 1s लिखा हुआ है, 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। या तो फिर हम पूरा लिखे 1 से लेके 7 तक कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, 1 से लेके 7 तक आप या तो कंप्लीटली मेंशन कीजिए या फिर आप उसकी जगह पे लगा दीजिए n। इसका मतलब वो नंबर कोई भी हो सकता है 1 से लेके 7 तक। तो इस n का मतलब है वो फर्स्ट पीरियड का भी हो सकता है, वो सेकंड लाइन का भी हो सकता है, वो थर्ड लाइन का भी हो सकता है, वो फोर्थ लाइन का भी, वो फिफ्थ लाइन का भी, या वो सिक्स लाइन का, या वो सेवन लाइन का होगा। तो जब हम वैलेंस पे काम कर रहे होते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे, तो हमें पीरियड नंबर नहीं पता होता, इसलिए हम यहाँ पे n शो करते हैं। ठीक है, तो इनकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, S1 से स्टार्ट होगा और S खत्म कहाँ पे होता है, 2 पे। S में दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या फिर इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से P की अगर हम बात करें तो पहले S ऑर्बिटल फिल होगा। ठीक है, ये देखें, अगर यहाँ मैं आपको दिखाऊं, ये देखें, ये देखें, ये S फिल हो गया, अब ये P फिल होना शुरू होगा। P में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6। इसका मतलब P में एक इलेक्ट्रॉन भी आ सकता है, P में दो इलेक्ट्रॉन्स भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, 6 भी आ सकते हैं। सो P स्टार्ट कहाँ से होगा, NP1 से, और खत्म कहाँ पे होगा, देखें ये तो फिल हो गई। इसका मतलब NS2 NP1 भी हो सकता है, NS2 NP2 भी हो सकता है, NS2 NP3 भी हो सकता है, NS2 NP4 भी हो सकता है, NS2 NP5 और NS2 NP6। तो हम डायरेक्ट NS2 NP1 से लेके हम यहाँ पे 2 लगा देते हैं और हम इसे कहाँ तक इंक्लूड कर देते हैं, NP6। तो P के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, हो सकता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आए, हो सकता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आए, और मैक्सिमम उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, तो जब भी हम अगला वाला ऑर्बिटल फिल करेंगे तो उससे पुराना वाला ऑर्बिटल फिल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप पी के ऊपर काम करें तो पहले एस फिल होना चाहिए, उसके बाद पी स्टार्ट होगा। अब पी में 1 से लेकर 6 तक में से कितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जी, कोई कंफ्यूजन है, सर कहा है आपने, बताइए। एरिना फातमी ने भी हैंड रेज किया, पूछें क्या पूछना है, सर रिपीट कर दें, अच्छा ठीक है। देखिए 6:28 हो गए, 6:30 पे मीटिंग एंड हो जाएगी। फिलहाल मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ और मैं आपको एक मीटिंग आईडी और दे रहा हूँ, आप जल्दी से उस मीटिंग आईडी पे लॉगिन हो जाइए। इसी वक्त आपको लॉगिन हो रहा है, ठीक है, फौरन। फिर हम यहाँ पे वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन से मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा देखिए,
देखिए हमें पता है कि अगर मैं आपसे एस ऑर्बिटल की बात करूं, ठीक है, तो हमें पता है कि एस ब्लॉक के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, 2 आते हैं, 2 आते हैं, ठीक है। एस ब्लॉक के अंदर, एस ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मैक्सिमम 2 आते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब अगर मैं एस को ब्रेक करूं तो हो सकता है एस के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आए और हो सकता है कि एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है। अब आप इसे लिखेंगे कैसे, NS1 2 NS2, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं P की, तो देखें अब आप P को कैसे लिखेंगे, यहाँ देखें, अगर मैं आपसे P ऑर्बिटल की बात करूं तो P ऑर्बिटल को आप कैसे लिखेंगे, आपको पता है कि P ऑर्बिटल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, P ऑर्बिटल के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मैक्सिमम 6 आते हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अब हो सकता है कि उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आए, हो सकता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आए, हो सकता है उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है। इसी तरह से हो सकता है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं, हो सकता है उसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं और हो सकता है उसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं। पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन कम से कम तो 1 भी आ सकता है, या 2 आ सकते हैं, या 3 आ सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा केस है तो आप लिखेंगे क्या, NS2 कॉमा NP1। NS2 क्यों लिखा, क्योंकि देखें एस ऑर्बिटल कंप्लीट होगा, पहले एस ऑर्बिटल आता है, एस ऑर्बिटल भरेगा तो इलेक्ट्रॉन पी ऑर्बिटल पे जाएगा, एस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है, पहले एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अगर आपको पी में 1 इलेक्ट्रॉन डालना है तो पहले एस में 2 इलेक्ट्रॉन डालने पड़ेंगे लाजमी। इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, NS2 कॉमा NP2, अगर पी में 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो पहले एस में 2 जाएंगे फिर पी में 2 जाएंगे। इसी तरह से अगर हम पी के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन्स भेज रहे हैं तो उसी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले एस में जाएंगे, अब फिर 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, पी में जाएंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से अब अगर पी में आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स भेजने हैं तो एस में वही 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, और अब पी में कितने जाएंगे, 4 जाएंगे, तो एस फिल होगा फिर पी फिल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप डी ऑर्बिटल पे काम कर रहे हैं तो डी ऑर्बिटल पे काम करने के लिए पहले आप एस को फिल करेंगे, फिर आप पी को फिल करेंगे, और अब इलेक्ट्रॉन डी में जाएंगे। इसी तरह से जब आप एफ पे काम करेंगे तो पहले एस फिल होगा, फिर डी फिल होगा, फिर पहले एस फिल होगा, फिर पी फिल होगा, फिर डी फिल होगा, फिर एफ पे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, ठीक है। तो जब आप मैक्सिमम ऑर्बिटल पे जाते हैं, जब आप लास्ट वाले ऑर्बिटल पे जाते हैं तो उससे पहले वाले सारे ऑर्बिटल फेल होने चाहिए। अभी हम एग्जांपल से देख लेंगे। खैर इसी तरह से अगर आपको पी में 5 इलेक्ट्रॉन्स भेजने हैं तो भाई पहले आपको एस को फिल करना पड़ेगा, आपको पता है एस 2 पे ही फिल होता है, फिर आप पी में 5 इलेक्ट्रॉन्स भेज सकते हैं। अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो आप पी में 5 इलेक्ट्रॉन्स भेज नहीं सकते। इसी तरह से एस में आप 2 इलेक्ट्रॉन्स भेजेंगे तो ही आप पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स भेज सकते हैं। अब देखिए मैं इतना लंबा क्यों लिखूं, मुझे पता है कि वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है, वैल्यू कम से कम कितनी हो सकती है, NS2 NP1, और वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, NS2 NP6, ठीक है। तो अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, अब मैं चाहूँ तो इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, मुझे पता है कि NS2 NP1 से स्टार्ट होता है काम और कहाँ तक चला जाता है, मैंने 2 लगा दिया ना, इसका मतलब अभी सारे कवर हो जाएंगे। सो NS2 NP6, तो जब मैंने बीच में 2 लगाया तो इसका मतलब NP1 से लेके NP6 तक सारे कवर हो गए। तो इसलिए हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इतना जो है वो बल्क की फॉर्म में लिखने से बेहतर है, ज्यादा लिखने से बेहतर है आप इसे एक लाइन में ऐसे लिख दीजिए, NS2 NP1 से लेके NS2 NP6 तक, ठीक है। अब देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आसान है। सो एस ब्लॉक के लिए आप कैसे इंक्लूड करेंगे, देयर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 to NS2, 1 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 होते हैं ना इसके अंदर। इसी तरह से आपको पता है पी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 आते हैं, तो कम से कम कितने आएंगे, 1। सो NS2 NP1 से लेके NS2 NP6। इसी तरह से जब देखें डी पढ़ेंगे तो डी के लिए पहले आपको एस फिल करना पड़ेगा, फिर आप पी फिल करेंगे। तो ये देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें पहले एस फिल होगा,
फिर पी फिल होगा, अब डी लगना शुरू होगा। तो डी में कम से कम एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, हमने लिखा D1, और ज्यादा से ज्यादा कितने आ सकते हैं, 10 आ सकते हैं। ये तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि डी में 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं कि NH2 NP6 N-1 डी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, NH2 NP6 N-1 डी की वैल्यू 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, 10। तो इसे हम इस तरह से लिख रहे हैं। ठीक है, अब आ जाइए एफ के ऊपर। एफ को आप कैसे लिखेंगे, अब देखें, जब आप एफ को बताएंगे तो पहले एस को फिल करेंगे, फिर पी को फिल करेंगे, फिर डी को फिल करेंगे, फिर हम एफ पे जाएंगे। तो आप क्या लिखेंगे, दियर वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन इज। अब सबसे पहले हमने क्या फिल किया, एस। ठीक है, एस फिल होगा, फिर पी फिल होगा, फिर डी फिल होगा। देखें डी में 10 होते हैं तो फिल हो जाता है। फिर देखें F1 लग गया। अब एफ में एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, 14। तो ये देखें लिख दिया। तो हमने बीच में 2 लगाया है, इसका मतलब F1 से लेके F14 तक कितने भी इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये थी इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हम आ जाते हैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ग्रुप के ऊपर। अच्छा देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं फर्स्ट ए की, ठीक है, तो फर्स्ट ए के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक। जब भी आप इसे फर्स्ट ए कह रहे हैं, तो जब आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, एस के अंदर। इसी तरह से जब आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एस के अंदर अब कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 2। ठीक है बेटा, फर्स्ट ए का मतलब है, फर्स्ट ए ग्रुप का मतलब है आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, देखें। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड ए ग्रुप का मतलब आपके पास क्या है, कि सेकेंड ए ग्रुप का मतलब है आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो सेकेंड ए ग्रुप किसके बराबर आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, थर्ड ए का मतलब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3। 2 कहाँ चले जाते हैं, एस में, और एक आपके पास कहाँ चला जाएगा, पी में। हो गए 3 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से फोर्थ ग्रुप के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 4। तो 2 आपके पास चले गए एस के अंदर, बाकी आपके पास कितने बचे, 2। तो वो कहाँ चले जाएंगे, पी में। तो आप कैसे लिखेंगे, NH2 NP2। ठीक है, इसी तरह से जब आप फिफ्थ ए की बात करेंगे तो फिफ्थ ए के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। तो 2 आपके पास चले जाएंगे एस के अंदर, और 3 आपके पास कहाँ चले जाएंगे, पी के अंदर। हो गए 5 इलेक्ट्रॉन्स। जब आप सिक्स्थ ग्रुप की बात करेंगे तो सिक्स्थ के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो 2 कहाँ चले जाएंगे, एस में। पीछे कितने बचे 6 में से, 4। वो कहाँ चले जाएंगे, पी के अंदर। इसी तरह से अगर मैं सेवेंथ ग्रुप की बात करूं तो सेवेंथ ग्रुप के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2 कहाँ चले जाएंगे, एस के अंदर, और 5 कहाँ चले जाएंगे, पी के अंदर। हो गए 7। जब आपके पास 8 ग्रुप है तो अब कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8। ठीक है, सबसे पहले 2 कहाँ जाएंगे, एस के अंदर, बाकी 6 कहाँ चले जाएंगे, पी के अंदर। तो बात समझ आ रही है आपको यहाँ तक। अब बताएं मुझे, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ है। जी क्लास बता दीजिए, यहाँ तक समझ आ गया तो फिर आगे चलें। जी सर क्लियर है, ठीक है। एरिना को भी क्लियर है। सवेरा बताइए बेटा क्या मसला है यहाँ पे आने के बाद। ठीक है, ठीक है। इसी तरह से एक दफ़ा मैं पीरियोडिक टेबल आपको और दिखा देता हूँ, अगर आपको याद हो। सो ये देखिए, एक दफ़ा पीरियोडिक टेबल और देख लें ताकि फिर हम बी ग्रुप को भी डिस्कस कर लें। ये देख रहे हैं आप, जो डी ब्लॉक है, देखिए वो डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, थर्ड बी से। अब देखो, आपको पता है कि डी के अंदर, अब देखें जब डी की वैल्यू 1 होगी, अब आपको पता है डी की वैल्यू 1 भी हो सकती है, डी की वैल्यू 8 भी, 10 भी हो सकती है। मैक्सिमम 10 होगी, मिनिमम 1 होगी। तो डी की वैल्यू जब 1 होगी तो आपके पास क्या आएगा, थर्ड बी। इसी तरह से जब डी की वैल्यू 2 होगी तो आपके पास आंसर क्या आएगा, फोर्थ बी। इसी तरह से जब डी की वैल्यू 3 होगी तो आंसर क्या आएगा, फिफ्थ बी। ठीक है, इसी तरह से जब डी की वैल्यू 4 होगी आंसर क्या आएगा, 6 बी।
इसी तरह से जब डी की वैल्यू 5 होगी तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 7B। ठीक है, और देखें डी की वैल्यू चाहे 6 हो या डी की वैल्यू चाहे 7 हो या डी की वैल्यू चाहे 8 हो, तीनों के ऊपर आपके पास आंसर सेम है, कौन सा है, 8B। फिर डी की वैल्यू अगर 9 हो तो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट बी। और इसी तरह से डी की वैल्यू अगर 10 होगी तो आंसर क्या आएगा, सेकंड बी। कर रहे थे जिसमें से हमने ये पहला पार्ट कवर कर लिया था, अगर आपको याद हो। ठीक है, सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि थर्ड बी पे आपके पास वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल से अभी अभी हमने पढ़ा है कि थर्ड बी पे आपके पास वैल्यू क्या होगी, D1। ठीक है, और फोर्थ बी पे आपके पास वैल्यू क्या होगी, D2। अभी हम पीरियोडिक टेबल से यही पढ़ गए हैं। फिफ्थ बी पे वैल्यू क्या होगी, 3D। ठीक है, सिक्स बी पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, फोर्थ, D4, लेकिन यहाँ D5 है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ, इस पे मैं एक ये हार्ड लगा देता हूँ ताकि ये अभी हमें डिस्कस करना है। इसी तरह से D7 पे वैल्यू क्या होगी, 5। फिर मैंने आपको बताया था कि D6 से लेके 8 तक पे वैल्यू आपके पास क्या होगी, 8B ग्रुप। याद कीजिए 3 ग्रुप आपके पास सेम थे, 8B के आपके पास 3 ग्रुप थे। इसी तरह से जब 8 के बाद आपके पास 9 आना चाहिए था, लेकिन 9 नहीं आ रहा, इसे भी हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ भी हम एक हार्ड मेंशन कर देते हैं कि यहाँ भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, फिर इसी तरह से जब आपके पास 10 वैल्यू होगी तो आपके पास आंसर क्या आना चाहिए, सेकंड बी। ठीक है, तो एक आपके पास इस ग्रुप में मसला होगा, जिसे हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक इस ग्रुप में मसला है आपको, ठीक है, और एक आपके पास इस ग्रुप में मसला होगा। ऐसे ही एक ये ग्रुप आपको समझ नहीं आ रहा होगा और एक ये वाला ग्रुप आपको समझ नहीं आ रहा। बाकी सारा तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा यहाँ तक। अभी पीरियोडिक टेबल से हमने यही पढ़ा है कि जब डी की वैल्यू 1 होती है तो थर्ड बी होता है, और जब पीरियोडिक टेबल के अंदर डी की वैल्यू 2 होती है तो आपके पास फोर्थ बी। इस तरह से डी की वैल्यू 3 पे, फिफ्थ बी, फिर आगे बढ़ाते जाइए। फिर आप याद कीजिए कि जब हम 8B पे काम कर रहे थे तो 8B के अंदर कितने ग्रुप्स आ रहे थे, 3 आ रहे थे। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा था, फर्स्ट बी, और फिर उसके बाद आपके पास क्या आ रहा था, सेकंड बी। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हमें D4 लिखना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमने D4 क्यों नहीं लिखा, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए यहीं पे हम एक टेक्स्ट चार्ट ले लेते हैं, बल्कि मैं आपको वाइट बोर्ड लेके उस पर कोशिश करता हूँ बता दूँ। एक सेकेंड, तो इसलिए हम शेयर स्क्रीन कर देते हैं ना। ठीक है, सो हाँ, ठीक है। अच्छा देखिए, जब हम पढ़ रहे थे मैंने आपसे कहा कि D4 क्यों नहीं आया। देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपके पास अगर लिखा हुआ है S2 और D4, समझिएगा, सही है। मैं कंडीशंस बना रहा हूँ कुछ इसी तरह से। आपके पास क्या है, S2 और D3। ठीक है, इसी तरह से अगली कंडीशन हम क्या ले सकते हैं, अगली कंडीशन हम क्या ले सकते हैं। एक अगर कंडीशन मैं आपसे और डिस्कस करूं तो फॉर एग्जांपल S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, और D के अंदर आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसी तरह से क्लास केस ले लेते हैं, S की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू 9 है। ठीक है, समझिएगा मैंने डिफरेंट केसेस लिए हैं आपको कुछ सिर्फ समझाने के लिए। अच्छा, अब आप देखिए कि अब मैं आपको यहाँ पे एक रूल बता देता हूँ, वो रूल आपने याद रखना है हमेशा। ये आप नोट कर लीजिए, यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ आपके लिए। देखिए याद आपको क्या रखना है, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब वो चीज़ स्टेबल जो हो रही है। स्टेबिलिटी दो केसेस में होती है, ठीक है।
या तो स्टेबल जब होता है जब ऑर्बिटल कंप्लीट होता है, बात समझ रहे हैं? जब ऑर्बिटल कंप्लीट होगा तो वो स्टेबल होगा। मैं अभी एग्जांपल बताता हूँ। अगर ऑर्बिटल हाफ है तो वो कंप्लीट है, ठीक है? या तो ऑर्बिटल कंप्लीट होने पे स्टेबल होता है या फिर ऑर्बिटल हाफ होने पे स्टेबल होता है। इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं एस की स्टेबिलिटी की, अगर एस ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की मैं आपसे बात करूं तो एस ऑर्बिटल के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं बताइए? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर टोटल हो तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं इसमें? 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। अब मुझे बताइए इस 2 का हाफ क्या होगा? हाफ ऑर्बिटल क्या होगा? 1। और कंप्लीट ऑर्बिटल क्या होगा? 2। ठीक है? इसी तरह से अगर मैं आपसे बात करूं पी ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी की, तो पी ऑर्बिटल कब स्टेबल होगा? वही हाफ पे या फिर फुल पे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी में कितने आ सकते हैं? अभी हमने पढ़ा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पी ऑर्बिटल के अंदर 6 आ सकते हैं, ऐसा ही है। तो पी का हाफ क्या होगा? 3 और पी का फुल क्या होगा? 6। तो पी पे तो हमें काम करना नहीं है, असल में हमें काम करना होता है पी और डी पे, एस और डी पे। तो मैं डायरेक्ट डी पे जा रहा हूँ, ठीक है? पी मैंने आपको बता दिया, पी 3 पे स्टेबल होता है और पी 6 पे स्टेबल होता है। तो इसी तरह से अगर मैं डी की स्टेबिलिटी की बात करूं तो डी की स्टेबिलिटी के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो टोटल हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं, अभी आपने पढ़ा। तो अगर मैं हाफ ऑर्बिटल की बात करूं तो हाफ ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 5। लेकिन कंप्लीट ऑर्बिटल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे? 10। ठीक है? अब समझाना क्या चाह रहा हूं वो भी सुन लीजिए। इतनी जो कहानी आपको सुनाई इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि S1 अगर कहीं पे लिखा हुआ है S1, यस, S1 स्टेबल होता है, ठीक है? अगर कहीं पे लिखा है S2, S2 भी स्टेबल होता है। बात समझ रहे हैं? मैंने आपको बताया या तो स्टेबिलिटी हाफ पे आती है, और S ऑर्बिटल का हाफ S1 है, और S ऑर्बिटल का हाफ S1 है, और S ऑर्बिटल का कंप्लीट S2 है। इसका मतलब S1 भी स्टेबल होता है और S2 भी स्टेबल होता है। इसी तरह से आ जाइए डी पे। अगर मैं आपसे कहता हूँ D1, तो D1 ना तो हाफ है और ना D1 कंप्लीट वैल्यू है, क्योंकि D ऑर्बिटल के अंदर अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो D का हाफ 5 होगा और D का फुल 10 होगा। इसका मतलब D1 अनस्टेबल होता है। अगर D के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है तो D ऑर्बिटल अनस्टेबल होगा। D के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अभी भी हाफ नहीं हुआ, D अनस्टेबल होगा। ठीक है? इसी तरह से अगर D की वैल्यू 3 है, अगेन ना हाफ है ना कंप्लीट है, तो D भी क्या होगा? अनस्टेबल होगा। अगर D की वैल्यू 4 है तो ये भी क्या होगा? अनस्टेबल होगा। ठीक है? इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ D5, यस, D5 हाफ वैल्यू है, D5 स्टेबल होगा। आगे चलिए। इसी तरह से अगर हम D6 की बात करते हैं तो D6 भी आपके पास क्या है? अनस्टेबल। ठीक है? D7 आपके पास क्या होगा? अनस्टेबल, क्योंकि D7 ना हाफ है ना फुल है, तो ये भी आपके पास अनस्टेबल होगा। D8 ना हाफ है ना फुल है, D8 भी अगेन अनस्टेबल होगा। इसी तरह से D9, यस, D9 ना हाफ है ना कंप्लीट है, अनस्टेबल। D10, D10 आपको पता है अब कंप्लीट हो चुका है, तो यस D10 जो है वो आपके पास स्टेबल होगा। D10 एक स्टेबल है। ठीक है? तो या तो ऑर्बिटल्स हाफ स्टेबल होते हैं और या फिर ऑर्बिटल्स फुल पे स्टेबल होते हैं। अब अगर मैं S की बात करूं तो S1 भी स्टेबल होता है और S2 भी स्टेबल होता है, लेकिन D1, D2, D3, D4 अनस्टेबल है, लेकिन D5 हाफ हो गया, स्टेबल है। इस तरह से D6, D7, D8, D9 अनस्टेबल है। स्टेबल आपके पास क्या है? D10। अब देखिए D10 आपके पास अनस्टेबल है, तो ये आपने उतार लेना चाहिए था मेरे हिसाब से। अगर आप नहीं उतार रहे तो आप इसे कॉपी कर लीजिए, क्योंकि फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ नहीं आएगी।
कॉपी कर लिया आपने जी क्लास? अगर कॉपी कर लिया तो फिर हम इसे आगे चलें। जी सर, शाबाश। ठीक है जी मिस सवेरा, आपने कोई रिप्लाई नहीं किया अभी तक। आप लेक्चर सुन रहे हैं? ठीक है, सो फिर हम इसे रिमूव कर देते हैं। ओहो, वाइट बोर्ड भी रिमूव। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक सेकेंड, अगर मैं आपसे कहूँ S1 की बात, देखें यहाँ पे पहला जो फिगर है वो S2 लिखा है, और आपको पता है S2 क्या होता है, स्टेबल। अब हम एक ही करके चेक करें, ठीक है। लेकिन D4 स्टेबल नहीं है, ठीक है, अनस्टेबल है। अब आप बताइए हम क्या ऐसा कर सकते हैं कि जो ये D4 स्टेबल हो जाए। अब हम करेंगे क्या, हम वैल्यू को एक्सचेंज कर देंगे। वैल्यू को आप एक्सचेंज कैसे करेंगे, हमारे पास वैल्यू क्या थी, देखें हमारे पास वैल्यू थी S2 कॉमा T4, ऐसा ही है। इस वैल्यू को अगर मैं किसी तरह से कन्वर्ट कर दूं, इस वैल्यू को अगर मैं कन्वर्ट कर दूं S1 के अंदर कॉमा D5 के अंदर, मैंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया। आफ्टर ट्रांसफर ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, जब मैंने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिया तो अब क्या हुआ कि एक इलेक्ट्रॉन S में से निकल के कहाँ चले गया, D में। अब देखिए S1 जी, S1 स्टेबल होता है, राइट। D5 आ रहा है और D5 भी स्टेबल होता है, ठीक है। तो एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो करते क्या है, वो s ऑर्बिटल में से निकल के कहाँ चले जाते हैं, d ऑर्बिटल में। ऐसा करने से होता क्या है कि एटम की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और एटम जो है अपनी लाइफ को बढ़ा सकता है। बात समझ आ रही है? लेकिन जब आपके पास S2 था और D4 था, तो आपको पता है S2 तो स्टेबल है, लेकिन D या तो 5 पे स्टेबल होता है या 10 पे स्टेबल होता है। इसका मतलब D4 एक स्टेबल वैल्यू नहीं है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं क्या करूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाल के शिफ्ट कर दूं 5 के अंदर, मींस के S2 की जगह मैं क्या कर दूं S1, और ये जो मैंने इलेक्ट्रॉन यहां से माइनस किया है इसे मैं D4 में ऐड कर दूं और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, D5 के अंदर। अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई हैं, S2 कन्वर्ट हो गया S1 में और D4 कन्वर्ट हो गया D5 में। इलेक्ट्रॉन्स अभी भी उतने ही हैं, बस एक इलेक्ट्रॉन आपने S ऑर्बिटल से शिफ्ट करके आपने D ऑर्बिटल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब देखें S1 आ गया, S1 भी स्टेबल होता है और D5 भी स्टेबल होता है। इसका मतलब जब भी आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन S1 D4 होगी तो आप इसे कैसे लिखेंगे, आप इसे हमेशा S1 D5 की फॉर्म में लिखेंगे ताकि एटम्स अपने आप को स्टेबल्स कर सकें, ठीक है। तो जब भी आपको ये D4 वाला केस नजर आएगा, आप क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर देंगे, इसीलिए वहां पे D4 की जगह D5 लिखा हुआ है। अभी मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ वाला केस। यहाँ आइए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, D4 D2 S2 एंड D3, ठीक है। अगर मैं इसे शिफ्ट कर भी देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी शिफ्टिंग कर देता हूँ, अभी हमारे पास वैल्यू क्या है S2, ठीक है। S2 आपको पता है स्टेबल होता है, D3 अनस्टेबल है। अनस्टेबिलिटी को ठीक करने के लिए अगर मैं ट्रांसफर कर भी देता हूँ, अभी क्या हो जाएगा S1 कॉमा D4, ऐसा ही होगा जब हम एक इलेक्ट्रॉन S से निकाल के D में डाल देंगे। अब देखें S1, हाँ ये तो स्टेबल है, लेकिन क्या D4 अभी भी स्टेबल है, नहीं, D4 तो अनस्टेबल ही है स्टिल। तो इसका मतलब अगर आपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर भी कर दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपके पास D की वैल्यू 5 नहीं हो रही, यहाँ पे D की वैल्यू 10 नहीं हो रही। D दो ही केसेस में स्टेबल है, या तो D की वैल्यू 5 हो जाए या फिर D की वैल्यू 10 हो जाए।
तो अगर डी की वैल्यू 3 है तो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने से डी की वैल्यू ना तो 5 हो जाएगी और ना ही डी की वैल्यू 10 हो जाएगी, डी की वैल्यू 4 है अभी भी। इसका मतलब जितनी स्टेबिलिटी पहले थी उतनी स्टेबिलिटी अब है। कैसे? पहले ऐसे स्टेबल था, अब भी ऐसे स्टेबल है। पहले डी अनस्टेबल था, अब भी डी अनस्टेबल है। इसका मतलब आपने जितना भी वर्क डन किया है वो सारा का सारा वेस्ट है, तो आप ये वर्क डन कभी भी नहीं करेंगे। यहाँ आ जाइए, अगर हम नेक्स्ट वाला केस देखें, एस की वैल्यू 2 है, यस एस 2 पे स्टेबल होता है, ठीक है। डी 8 पे आपके पास वैल्यू अनस्टेबल है। आपको पता है डी की वैल्यू या तो 5 पे स्टेबल होती है 10 पे स्टेबल होती है। अगर मैं शिफ्टिंग कर देता हूँ, इसका मतलब एस में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के मैं डी में ट्रांसफर कर देता हूँ, तो D8 की जगह हो जाएगा 9, राइट। अब देखिए, जब एक इलेक्ट्रॉन आप ट्रांसफर कर देंगे तो अब आपके पास क्या आ गया, S1। यस, S1 तो स्टेबल है। D9 अभी भी अनस्टेबल है, क्योंकि आपको पता है डी की वैल्यू मतलब 5 पे स्टेबल होती है या फिर डी की वैल्यू 10 पे स्टेबल होती है, स्टिल D9 अनस्टेबल है। तो जितना काम पहले हुआ था अभी भी उतना ही काम हुआ है, इसका मतलब वर्क डन अभी भी 0 है। तो आप ये एटम ये काम कभी भी नहीं करेंगे। पहले भी ऐसे स्टेबल था, अब भी ऐसे स्टेबल है। पहले डी अनस्टेबल था, अब भी डी अनस्टेबल है। तो जब अनस्टेबिलिटी आ ही रही है तो आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर ही क्यों रहे हैं? तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए एस लास्ट वाला केस, यस एस की वैल्यू आपके पास क्या है 2, यस स्टेबल होगा। डी की वैल्यू आपके पास क्या है 9, अनस्टेबल है। आपको पता है डी या तो 5 पे स्टेबल होता है या फिर 10 पे स्टेबल होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता हूँ तो अब ये S1 हो जाएगा और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सम अप करके 10। तो अब S1 को चेक कीजिए, यस S1 तो स्टेबल होता है और अब डी की वैल्यू 10 आ रही है, यस ये भी स्टेबल है, ठीक है। अब आप ये काम करेंगे, क्योंकि पहले D9 था स्टेबल नहीं था, लेकिन अब D10 हो गया है वो स्टेबल है। अब आप ये कंक्लूड कर लीजिए कि जब भी आपके पास डी की वैल्यू या तो 4 होगी या फिर डी की वैल्यू 9 होगी तो ये आप काम करेंगे, वरना आपको एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। समझ आ रही बात? जब भी डी की वैल्यू 4 होगी या डी की वैल्यू 9 होगी तो आप इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे, वरना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की आपकी नीड नहीं है। क्योंकि अगर D4 है तो एक ट्रांसफर करने के बाद D5 हो जाएगा, इसका मतलब हाफ हो गया। इसी तरह से अगर डी की वैल्यू 9 है तो एक ट्रांसफर करने के बाद डी कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब डी की वैल्यू 10 हो गई। तो याद रख लीजिए, ये आपको कभी चेक नहीं करना। आपके पास अगर डी की वैल्यू 4 आ रही है या डी की वैल्यू 9 आ रही है तो आप एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे, वरना आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। जी, यहाँ आपको नजर आ रहा है जो दो केसेस हमने छोड़ दिए थे, अब हम इन दो केसेस को दोबारा देख रहे हैं और इसके बाद मैं एक क्लास आपकी और लूंगा तो आप कहीं जाइएगा नहीं। तो डी की वैल्यू 3 थी, यहाँ तक तो काम ठीक था, लेकिन देखें यहाँ पे डी की वैल्यू क्या नहीं चाहिए थी 4, लेकिन हमने क्या लिख दिया 5। तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने क्या किया, एस में से निकाल के डी में ट्रांसफर कर दिया स्टेबिलिटी के लिए। इसी तरह से देखें जब 9 आना चाहिए था तो 9 की जगह मैंने क्या लिखा है 10। क्यों? एक इलेक्ट्रॉन मैंने एस में से निकाल के स्टेबिलिटी के लिए यहाँ ट्रांसफर कर दिया, इसलिए यहाँ पे D5 और D10 दो दफा लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारी ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हो गई है। अब हम एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर हमारा एंड हो गया, ठीक है। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स और मीटिंग आईडी क्योंकि एंड होने वाली है तो मैं आपको नई मीटिंग आईडी सेंड करूंगा। बस फिलहाल हम इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लेने के बाद इस मीटिंग आईडी को एंड कर देते हैं, फिर मैं आपको एक नई मीटिंग आईडी दूंगा जो कि 7:15 बजे काम करेगी। तो देख लीजिए, ये आपने पढ़ा हुआ है, इसे हम जल्दी से रिपीट कर लेते हैं। ये आपने पढ़ा हुआ है, देखें आपको पता है S1 होता है, ये S2 होता है, फिर D1 D2 D3 D4 D5 D7 D8 D9 D10। सर 5 मिनट का ब्रेक दे दें, ठीक है मैं दे दूंगा ना, बस 2 मिनट रुक जाइए फिर मैं देता हूँ ब्रेक। फिर P1 P2 P3 P4 P5 P6 ये सब हम पढ़ चुके हैं। आपको पता है D1 से स्टार्ट होता है, D10 पे जाता है, D सेंट्रल में है, S कॉर्नर पे है, P दूसरे कॉर्नर पे। तो ये सब हमें पता है, ये जस्ट एक रिपीटिशन के लिए मैंने स्लाइड को दोबारा इंक्लूड किया था, ठीक है। ये देख लीजिए, ये सब हमने पढ़ा हुआ है। सो ये चार्ट भी आपने पढ़ा हुआ है। तो आपने क्या करना है, अभी आपके पास पूरे 9 मिनट है, आप ये चार्ट
आप चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए मोबाइल से और ये चार्ट आप अपने पेज पे ड्रॉ कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए आपको ये चार्ट आना चाहिए बनाना। अगर ये आपको चार्ट बनाना नहीं आता तो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो बेटा देखिए क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन है वो आपसे कहता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, write the electronic configuration of Z equal 12। ठीक है, फिर वो आपसे कह रहा है ऑल्सो आइडेंटिफाई द ग्रुप पीरियड एंड ब्लॉक। ठीक है, वो आपसे क्या कह रहा है कि वो आपसे सिंपल कह रहा है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है Z इक्वल 12 की, आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रुप को भी, पीरियड को भी और ब्लॉक को भी। ये आपके पास एक क्वेश्चन है। अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। आप कैसे करेंगे? देखिए आपको पता है Z 12 है, Z का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपको 12 दिए हुए। अब एरोस को देखें, सबसे पहले आपके पास कौन सा एरो लगा हुआ है? देखें 1s2, ये देखें सबसे पहले कौन सा एरो है? 1s2, फिर 2s2, फिर 2p6, फिर 3s2। इस तरह से हम इसे फॉलो करेंगे। ठीक है, फिर 3d लिखेंगे, फिर 4p लिखेंगे, फिर 5p लिखेंगे, फिर इस तरह से 4d को, फिर 5p को, फिर 6p को। ठीक है, इस तरह से हम इसे फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे लिखेंगे? देखिए अब आपको पता है कि सबसे पहले आपके पास क्या आएगा? 1s। देख लीजिए बिल्कुल सबसे पहले एरो में आपके पास 1s है और आपको पता है s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो आप क्या लिख देंगे? 1s2। ठीक है, ये जो 2 मैंने लिखा है ना, इसको आप छोटा करके लिखेंगे, क्योंकि अभी तो मैं कंप्यूटर पे यूज कर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे बड़ा लिख दिया है। फिर उसके बाद 1s2 के बाद आप क्या लिखेंगे? देखिए कर्सर नजर आ रहा है मेरा? 1s2 के बाद आप क्या लिखेंगे? 2s2। तो अब मैंने क्या लिख दिया? 2s2। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 4। 1s2, s के अंदर 2, फिर देखें दोबारा s के अंदर 2, कितने हो गए? 4। अब 2s2 लिखने के बाद फिर आप कहाँ आ जाएंगे? 2p के ऊपर, और आपको पता है कि 2p या p के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं? 6। ठीक है, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए आपके पास? 2, 2 4 और 6, 10 हो गए। फिर आपको टोटल कितने करने थे? 12। अब देखें 2p के बाद आपके पास क्या आ जाएगा? एरो को और नीचे लेके जाइए, देखें मेरा कर्सर मूव कर रहा है, और एरो को और नीचे लेके जाइए तो आपके पास क्या है? 3s। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? 3s। अब गिन लीजिए, अब आप काउंट कर लीजिए, आपके पास हो गए होंगे। देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 2 कितने हो गए? 4, फिर ये 6, 10 हो गए, और फिर ये 2, 12 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, ये तो आपने कर दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब आपको क्या बताना है? अब आप ये साथ साथ आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये आपको एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। साथ में वो आपसे क्या कह रहा है? अब आपको क्या बताना है? ब्लॉक बताना है, पीरियड बताना है और ग्रुप बताना है। तो ठीक है, सबसे पहले मैं ब्लॉक बता देता हूँ। ब्लॉक कौन सा है? अब देखें ब्लॉक बताने का बहुत आसान तरीका है। ब्लॉक कैसे बताएंगे? जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे एंड हो रहा है ना, ये देखें किस पे एंड हो रहा है? 3s2 पे एंड हो रहा है। ठीक है, ये देखें 3s2 पे एंड हो रहा है। कौन से अल्फाबेट पे एंड हो रहा है? एस पे। अब याद रखिएगा कि जिस अल्फाबेट पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है, जिस अल्फाबेट पे आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड होती है, वही आपका क्या होता है? ब्लॉक होता है। ठीक है, तो बेटा ब्लॉक के अंदर आप क्या लिख देंगे? एस ब्लॉक। ठीक है, एस ब्लॉक हो गया। अब आ जाइए पीरियड के ऊपर। ठीक है, पीरियड को आप कैसे लिखेंगे? अब देखें जहां भी आपको हाई नंबर नजर आ रहा है, हाई नंबर कौन कौन से हैं देख लीजिए। अभी इसे मैं अगर समराइज करूं तो ये देखें, यहाँ पे क्या है? 1 है, फिर 2, फिर 2, फिर 3। जो सबसे बड़ा नंबर आपको नजर आ रहा है, जो पहले लिखा हुआ है, जैसे 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 3। तो जो भी सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो आपके पास पीरियड कहलाएगा। तो यहाँ पे कौन सा पीरियड है? थर्ड पीरियड।
ठीक है, आप ऐसे लिख देंगे थर्ड पीरियड। बात समझ आ गई? अब आपके पास बचा है ग्रुप। तो अब ग्रुप को भी देख लीजिए, आपने ग्रुप को कैसे लिखना है। ठीक है, अच्छा अब ग्रुप को बताने के लिए देखें, अब आप किसे देखेंगे, जहां पे जिस अल्फाबेट पे एंड हो रहा है उस अल्फाबेट की वैल्यू क्या है। मीन्स ये देखें, एस पे एंड हो रहा था और एस की वैल्यू क्या है 2। अब थोड़ा सा प्रीवियस लेके जाएं काम को, तो इसे जरा देखिएगा। अगर हम देखें, यहाँ देखिए, देखें ये देखो, ये देखें S1 है, ये S2 है। ठीक है, याद कीजिए मैंने आपको पढ़ाया था कि पहला वाला फर्स्ट ए ग्रुप होता है, सेकंड वाला सेकंड बी ग्रुप है। यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए, ज़्यादा आसान हो जाएगा। ये देखें, एस की वैल्यू अगर 1 होती है, एस की वैल्यू 1 होती है तो जवाब क्या होता है फर्स्ट ए ग्रुप। और अगर एस की वैल्यू 2 होती है तो देखें जवाब क्या है सेकेंड ए ग्रुप। तो अभी आपके पास एस की वैल्यू क्या आ रही थी 2 आ रही थी, तो इसका मतलब जवाब क्या होगा सेकेंड ए ग्रुप। तो ये देखिए, ठीक है, आपके पास एस की वैल्यू देखें कहाँ पे एंड हो रही है, आपको खुद भी नजर आ रहा है 2 पे। अगर एस की वैल्यू 1 पे एंड होती है तो फर्स्ट ए ग्रुप होता है, एस की वैल्यू 2 पे एंड होती है तो सेकंड ए ग्रुप होता है। तो ग्रुप आपके पास क्या है सेकंड ए ग्रुप है, यहाँ पे हम लिख देंगे सेकंड ए ग्रुप। z इक्वल 23, आप खुद अपने हाथ से कीजिएगा सॉल्व पहले। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सबसे पहले मैं लिखूंगा 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6। ठीक है, देख लीजिए 1s2 2s2 2p6 कितने हो गए, ये आपके पास 10 हो गए। फिर 3s2, ठीक है, ये देखें, फिर मैंने 3s2 लिखा। अब ये एरो खत्म हो गया, आप कहाँ पे जाएंगे अगले वाले पे 3p6 कॉमा 3p6। कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए 2 4 4 और 6 10, 10 और 2 12, 12 और 6 18, 18 23 करने थे, 18 हो गए, 5 रह गए। तो 3p के बाद क्या आएगा देखें 4s2। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4s2। कितने हो गए आपके पास 20। अब आपके पास कितने बचे 3। तो 4s के बाद क्या आएगा आपके पास 3d। तो 3d के अंदर अब आपको कितने चाहिए, वैसे तो 3d के अंदर 10 आते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ 10 लिख दूंगा तो देखें आपके पास 30 हो जाएंगे। 2 और 2 4, 4 और 6 10, 12 18 20 और ये 30 हो जाएंगे। तो हमें 30 नहीं करने, हमें 23 करने हैं, इसका मतलब डी की वैल्यू में 3 लूंगा। 23 हो गए। अब हम लिखेंगे ब्लॉक को, थर्ड बी फोर्थ बी फिफ्थ बी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ फिफ्थ बी कैसे। फिलहाल मैं लिख रहा हूँ फिफ्थ बी ग्रुप, अभी हम इसे देख लेते हैं। ये देखिए, जब डी की वैल्यू 3 होती है, देखें ये डी की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 3 है। तो देखें डी की वैल्यू 3 पे आंसर क्या है फिफ्थ बी। ठीक है, हमें पता है स्टार्ट कहाँ से होता है थर्ड बी से, तो थर्ड बी पे डी की वैल्यू 1 होगी, फोर्थ बी पे डी की वैल्यू 2 होगी और फिफ्थ बी पे डी की वैल्यू 3 होगी। तो आपके पास जो ग्रुप आएगा वो फिफ्थ बी आएगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे फिफ्थ बी लिखा है। अब एक और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं जल्दी से। z इक्वल एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और कर लेते हैं जल्दी से, यहाँ पे कर दूं ऊपर। ठीक है, z इक्वल 24। ठीक है, जरा जल्दी से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। सबसे पहले क्या आएगा 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6। आप ये वैल्यू चार्ट में से देख के जल्दी जल्दी लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद 3s2 फिर 3p6 फिर 4s2। कितने हो गए, ये आपके पास टोटल हो गए 20। आपको कितने करने थे 24। इसका मतलब लास्ट में क्या आ जाएगा 3d4, 24 हो गए। अब याद कीजिए अभी मैंने आपको इतनी देर पढ़ाया कि जब भी d की वैल्यू 4 आती है या d की वैल्यू 9 आती है तो हम क्या कर देते हैं ट्रांसफर कर देते हैं। इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसी हो जाएगी 1s2 कॉमा 2s2 कॉमा 2p6 कॉमा 3s2 कॉमा 3p6 कॉमा 4s2 नहीं 4s1, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देंगे तो 4s1
और 3g5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप मॉडिफाई करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। अब आ जाइए ब्लॉक बता दीजिए ग्रुप पे। ग्रुप थोड़ा सा मुश्किल है ग्रुप को डिटरमाइन करने के लिए। देखें ग्रुप, अब आप ये हमेशा याद रखिएगा कि आपने कन्वर्ट तो कर दिया है, लेकिन ग्रुप को हमेशा आप देखेंगे पहले वाले से। इसका मतलब ग्रुप आप D4 से देखेंगे, D5 से नहीं देखेंगे, याद रखिएगा। तो ग्रुप आपके पास क्या आएगा 6b। ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ 6b क्यों है। ठीक है, ये देखिए, ये देखें, डी की वैल्यू 1 थर्ड बी, डी की वैल्यू 2 पे फोर्थ बी, डी की वैल्यू 3 पे फिफ्थ बी, सॉरी डी की वैल्यू 1 पे थर्ड बी आएगी, डी की वैल्यू 2 पे फोर्थ बी, डी की वैल्यू 3 पे फिफ्थ बी और डी की वैल्यू 4 पे सिक्स बी। याद रखिएगा आपको D4 से आंसर देखना है ग्रुप का, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप D5 की लिखेंगे ट्रांसफर करके। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूं, बस लास्ट है। ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूँ। z इक्वल 29। चलिए जल्दी से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए। 1s2 फिर 2s2 फिर 2p6 फिर 3s2 फिर 3p6 फिर 3p6 के बाद 4s2 शाबाश, फिर 3d10 तो हम लिखेंगे। अब देखें कितने हो जाएंगे, 2 4 6 10 12 18 20 और 10 लिखूंगा तो 30 हो जाएंगे। इसका मतलब डी की वैल्यू 9 लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अब देखें फिर 9 आ गया। अब आपको पता होना चाहिए जब भी डी की वैल्यू 9 आएगी या 4 आएगी तो हम एक ट्रांसफर कर देते हैं। तो देखें ट्रांसफर करने के बाद क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 नहीं 4s1। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया ना। फिर उसके बाद 3d10। अब जल्दी, अच्छा देखें हम वैल्यू अरेंज कैसे करते हैं। हम वैल्यू अरेंज, मैंने आपको बताया था कि आप ग्रुप को किससे देखेंगे, प्रीवियस वैल्यू से। ट्रांसफर के बाद आप ग्रुप को नहीं देखेंगे, ट्रांसफर से पहले आपको ग्रुप को देखना है। इसका मतलब डी की वैल्यू आप 10 लिखेंगे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए, लेकिन काम आप करेंगे D9 से। अब देखिए D9 पे वैल्यू क्या आती है, ये देखें, ये D1 है, ये D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 और ये देखें D9। D9 पे वैल्यू क्या आ रही है, फर्स्ट बी। ठीक है, तो ये पीरियोडिक टेबल आपको थोड़ा सा गो थ्रू करना पड़ेगा एक दफा, ताकि आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इजीली अटेम्प्ट कर लें। तो इसलिए मैंने यहाँ पे फर्स्ट बी लिखा है।